नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठः यानी कि पाठ 8, जिसका नाम है विचित्र साक्षी। तो आइए आज हम सबसे पहले इसकी भूमिका को पढ़ते हैं। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसे ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। तो आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम हल करेंगे। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, देखिएगा, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न इसका हम देखते हैं, कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावहा, अर्थात किस प्रकार के प्रदेश में, किस प्रकार के स्थान पर यात्रा करना ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, विजने प्रदेशे, अर्थात सुनसान स्थान पर, एकांत स्थान पर यात्रा करना ठीक नहीं है। दूसरा है, अतिथि केन प्रबुद्धाः, यानी कि वह अतिथि यानी कि मेहमान किस प्रकार से या कैसे जाग गया था। चोरस्य पाद ध्वनि नाम, यानी कि उस चोर के पैर की आवाज़ सुनकर जाग गया था। अगला प्रश्न है, कृशकायः कः आसीत्, दुबले पतले शरीर वाला या कमज़ोर शरीर वाला कौन था। अभियुक्त है, यानी कि वह अभियुक्त दुबले पतले शरीर वाला था। न्यायाधीशः कस्मै कारागारदंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसके लिए या किसे कारागार का दंड देने का आदेश दिया या जेल की सज़ा सुनाने का आदेश दिया। आरक्षण, यानी कि उस आरक्षी को, गांव के ही रक्षक को कारावास का दंड या जेल की सज़ा सुनाने का आदेश दिया। कम निक्सा मृत शरीरम आसीत, यानी कि किसके पास मृत शरीर था, शव था। तो हम लिखेंगे राजमार्गम, यानी कि राजमार्ग के पास वह शव पड़ा हुआ था। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, वह गरीब मनुष्य किस प्रकार से धन कमाता था। यहाँ पर हम कथम शब्द के स्थान पर लिख देंगे भूरि परिश्रम में। तो प्रश्न हो जाएगा, निर्धनः जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, वह गरीब व्यक्ति अत्यधिक मेहनत करके कुछ धन कमाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, जनः किमर्थम पदातिः गच्छति, वह मनुष्य किस लिए पैदल चलता था या किस लिए पैदल चलता है। इसका उत्तर होगा, किमर्थम की जगह हम लिख देंगे अर्थकार्षेण, यानी कि धन की कमी के कारण। तो एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा, जनः अर्थकार्षेण पदातिः गच्छति, वह मनुष्य धन के अभाव में पैदल ही जाता है। प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंत्यत, फैलते हुए रात्रि के अंधकार में वह क्या सोचता है। शब्द सह अचिंत्यत, वह सोचता है कि, प्रसृते निशांधकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा, कि फैलते हुए अंधकार में, रात्रि के अंधकार में सुनसान जगह पर, एकांत जगह पर पद यात्रा करना, पैदल पैदल चलना ठीक नहीं है। इस प्रकार से वह सोचता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घ वस्तुतः चोरः कः आसीत्, वास्तव में चोर कौन था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वस्तुतः चोरः ग्रामस्य आरक्षी आसीत्, यानी कि वास्तव में चोर तो गांव का रक्षक पुरुष ही था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, उस मनुष्य का क्रंदन या रोने की आवाज़ सुनकर वह आरक्षी क्या बोला। जनस्य क्रंदनम श्रुत्वा आरक्षी उक्तवान, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरितया मंजूषायाः हृणात् वारितः, इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यते। उस मनुष्य की रोने की आवाज़ सुनकर के आरक्षी बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तूने ही मुझे चोरी की उस पेटी को लेने से रोका था, इसलिए निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्व, अब अपने किए हुए का फल भोगो, और इसी के अभियोग में तुझे 3 वर्ष का कारावास का दंड होगा। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कर्माणि कथम साधयति,
दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयति। मति वैभवशाली जो लोग होते हैं कठिन से कठिन कार्य को भी किस प्रकार से साध लेते हैं। इसका उत्तर एक वाक्य में हो जाएगा, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीति युक्तिम समालंब्य लील्येव साधयति। यानी कि मति वैभवशाली जो लोग होते हैं अपने कठिन कार्य को भी अपनी नीति से और युक्ति लगाकर, युक्तियों का सहारा लेकर मनोरंजन पूर्वक साध लेते हैं। इसके बाद अग्रिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थितः। पुत्र को देखने के लिए वह चल देता है। इस वाक्य में पुत्रम जो शब्द है वो रेखांकित पद है। इस रेखांकित पद के स्थान पर हमें यहाँ पर उत्तरवाचक शब्द लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उत्तरवाचक शब्द लिख देंगे कम और पूरा वाक्य ऐसा कैसा ही उतार देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा, कम द्रष्टुम स प्रस्थितः, यानी कि किसे देखने के लिए वह चल देता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, यानी कि दयालु गृहस्थी ने उसे आश्रय दे दिया। यहाँ पर इस वाक्य में तस्मै जो शब्द है वो शब्द रेखांकित पद है, और इस रेखांकित पद के स्थान पर कस्मै लिख देंगे और पूरा वाक्य ऐसा का ऐसा ही सेम उतार देंगे। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा, करुणापरो ग्रही कस्मै आश्रयम प्रायच्छत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। चोरस्य पाद ध्वनि न अतिथि प्रबुद्धः। चोर के पैरों की आवाज़ सुनकर वह अतिथि जाग गया। इसमें चोरस्य जो शब्द है वह है रेखांकित पद है। इसके स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना पड़ेगा। हम यहाँ पर जोड़ देंगे चौरस्य के स्थान पर कस्य शब्द, कस्य हम यहाँ पर जोड़ देंगे और कस्य जोड़ करके पूरा वाक्य उतार देंगे। तो प्रश्न बन जाएगा, कस्य पाद ध्वनि नाम अतिथि ही प्रबुद्धः। किसके पैरों की आवाज़ सुनकर वह अतिथि जाग गया था, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, जिससे कि हमारा प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः आसीत्। न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। इस वाक्य में बंकिम चंद्र रेखांकित पद है। बंकिम चंद्र को हटाकर हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नवाचक शब्द कह। तो पूरा वाक्य उतारने के बाद हमारा प्रश्न बन जाएगा, न्यायाधीशः कह आसीत, यानी कि न्यायाधीश कौन थे, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है इसके बाद में नेक्स्ट, सह भार वेदन या क्रदंती स्म, यानी कि वह भार वेदना से यानी कि भार की पीड़ा से रो रहा था। यहाँ पर भार वेदनिया जो शब्द है उसके स्थान पर रेखांकित पद के स्थान पर हमें जोड़ना पड़ेगा कया। प्रश्नवाचक शब्द जोड़ करके पूरा वाक्य उतार देंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा, सह कया क्रदंती स्म, यानी कि वह किस प्रकार से रोता है। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है, उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तो, वे दोनों उस शव को चबूतरे के ऊपर रख देते हैं। यहाँ पर जो चत्वरे रेखांकित पद है इसको हम हटा देंगे और इसके स्थान पर हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नवाचक शब्द कुत्र और पूरा वाक्य उतार देंगे। तो प्रश्न बन जाएगा, उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तो, वे दोनों शव को कहाँ स्थापित कर देते हैं या रख देते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि यथा निर्देश उत्तर दीजिए। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल देते हैं। अत्र किम कर्तरीपदम, इस वाक्य में कर्तरीपद यानी कि कर्तापद कौन सा है। यहाँ पर ये दोनों ही कर्तापद है क्योंकि दोनों ही यहाँ पर शव को उठा करके लाए थे। तो यहाँ पर हम कर्तापद लिख दें उभौ। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तत् वर्णयामि, इस आरक्षी के द्वारा जो कहा गया उसको मैं कहता हूँ। अत्र मार्गे, यहाँ पर मार्ग में, इत्यर्थ है, इसके अर्थ के लिए किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। यानी कि इस वाक्य में जो मार्ग शब्द आया है उसके लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अध्वनि, अध्वनि शब्द मार्ग के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, करुणा प्रो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत,
करुणापूर्ण दृष्टि वाले गृहस्थी ने उसे आश्रय दे दिया। अत्र यहाँ पर तस्मै इति सर्वनाम पदम, तस्मै जो सर्वनाम पद है किसके लिए आया है? निर्धन जनाए, यानी कि उस गरीब व्यक्ति के लिए जो अतिथि बनकर के उसके घर में ठहरा था, उस निर्धन मनुष्य के लिए आया है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ततो असौ तव अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। इसके बाद उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अस्मिन वाक्ये किम क्रियापदम, इस वाक्य में कौन सा पद क्रियापद है? तो देखिए यहाँ पर आदिष्टवान यानी कि आदेश दिया, यह क्रियापद है, इसलिए हम इसको उत्तर में लिख देंगे आदिष्टवान। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुष्करान्य अपि कर्माणि अत्र विशेष्य पदम किम, अर्थात यहाँ पर विशेष्य पद कौन सा है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य पद कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दुष्करान्यपि कर्माणि, इसमें जो कर्म शब्द हैं इसकी विशेषता बताई गई है। कर्म कैसे हैं? दुष्कर हैं। तो यहाँ पर जो कर्म है इसकी विशेषता बताई गई है, इसलिए कर्माणि जो शब्द है वो है विशेष्य पद। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, संधि या संधि विच्छेदम च कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर कुछ पद दिए हुए हैं जिनका हमें संधि विच्छेद भी करना है और संधि युक्त पद भी बनाना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पदाति रेव, पदाति रेव का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पदाति ही धन एव। यहाँ पर जो पदाति ही के बाद विसर्ग है उस विसर्ग का पुनः यदि हम संयुक्त पद बनाएंगे तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाएगा, रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार से अगर हम वापस मिलाएंगे तो पदाति ही धन एव को मिलाने पर बनेगा पदाति रेव, विसर्ग संधि हो जाएगी। निशांधकारे का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निशाधन अंधकारे। यहाँ पर निशा के अंत में जो आ स्वर आया है वो और अंधकारे के पहले जो अ स्वर है, इन दोनों को दीर्घादेश करने पर आ हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी निशांधकारे। ऐसे ही अभिधन आगतम, अभिधन आगतम, यहाँ पर जो पहला पद है अभी, इसके अंत में है ईश्वर और उसके बाद आगतम है द्वितीय पद, उसके पूर्व में है आस्वर। तो यहाँ पर ई स्वर है, इस ई के स्थान पर इको यणचि सूत्र से हम यहाँ पर ई का ये बना देंगे, यह आदेश कर देंगे और मिलाने पर यह हो जाएगा अभ्यागतम। इसी प्रकार भोजन धन अंते, इन दोनों का संयुक्त पद बनाना है। तो यहाँ पर देखिए भोजन का अंत में जो अस्वर है और अंते के पूर्व में भी अस्वर है, दोनों ही अस्वर मिलकर के यहाँ पर दीर्घादेश हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, मिलाने पर बन जाएगा भोजनांते। ठीक। इसके बाद लिखा हुआ है चोरोयम, चोरोयम का अगर हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चोरह धन अयम। यहाँ पर देखिए इस विसर्ग का हम बना देंगे ओ और अयम का हो जाएगा, अयम का जो अ है उसके स्थान पर हो जाएगा अवग्र। तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि। चोरह धन अयम को मिलाएंगे तो पुनः हो जाएगा चोरोयम। ऐसे ही अगला पद लिखा हुआ है गृह धन अभ्यंतरे, गृह पूर्व पद है और अभ्यंतरे द्वितीय पद। तो यहाँ पर जो पहला पद है गृह, इसके अंत में ए स्वर है और अभ्यंतर के पहले भी ए स्वर है, दोनों ही ए को मिलाने पर यहाँ पर दीर्घादेश आ हो जाएगा और मिलाने पर हो जाएगा ग्रहाभ्यंतरे। ऐसे ही अगला पद है लीलयेव, लीलयेव का अगर हम विच्छेद करेंगे तो होगा लीलिया धन एव। यहाँ पर देखिए यदि ए या आ के बाद ए आता है या आई आता है तो उसका एकादेश केवल आई हो जाएगा, यानी कि हम आई की मात्रा लगा देते हैं तो लीलियाधन एव हो जाएगा और मिलाने पर लीलियव शब्द बन जाएगा। यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि। ऐसे ही यदुक्तम जो लिखा है इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यद धन उक्तम। यहाँ पर जो अंतिम वर्ण द है उसमें उक्तम का ओ मिला देंगे तो पुनः हो जाएगा यदुक्तम और यहाँ पर संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक। इसी प्रकार से अगला शब्द है प्रबुद्धः धन अतिथि ही, प्रबुद्धः धन अतिथि ही। यहाँ पर देखिए विसर्ग का ओ बन जाएगा और अतिथि में जो ए आया है ह्रस्व ए, उस ह्रस्व ए के स्थान पर अवग्र आदेश हो जाएगा, मिलाने पर बन जाएगा प्रबुद्धो अतिथि। इस प्रकार से यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी।
इस प्रकार से हम जितने भी संधि युक्त पद हैं उन सभी को मिला देंगे। प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति तानि पृथक् कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानाम् अधः लिखत। अर्थात नीचे लिखे हुए पदों में अलग अलग प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग प्रकार के प्रत्यय लगे हुए हैं, उनको अलग करके निर्देश के अनुसार आपको उन प्रत्ययों के नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रत्ययों के नाम लिखे गए हैं। वो प्रत्यय हैं परिश्रम्य मीन्स परिश्रम करके, उपार्जितवान मीन्स कमाकर, दापितुम मीन्स देने के लिए, प्रस्थित है मीन्स प्रस्थान करता है, द्रष्टुम मीन्स देखने के लिए, विहाय मीन्स छोड़ करके, पृष्ठवान मीन्स पूछा, प्रविष्ट मीन्स प्रवेश करके, आदाय मीन्स आकर के, क्रोशितुम मीन्स क्रोश करके, नियुक्त है मीन्स नियुक्त करके, नीतवान मीन्स ले गया या ले जाकर, निर्णय तुम मीन्स निर्णय लेने के लिए, आदिष्टवान मीन्स आदेश देकर, समागत्य मीन्स आकर के, और मुदितय का मतलब होता है प्रसन्न होकर के। यहाँ पर ये कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं, कुछ पद दिए हुए हैं, इनमें जो प्रत्यय लगे हैं उनको हमें निर्देश के अनुसार अलग अलग करके लिखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लेप प्रत्यय लिखना है, उसके बाद कत प्रत्यय वाले उदाहरण लिखना है, फिर कत्वतु प्रत्यय वाले उदाहरण बताना है, और उसके बाद तुमन प्रत्यय वाले उदाहरण अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेप प्रत्यय वाले उदाहरण। तो लेप प्रत्यय की पहचान है, लेप प्रत्यय में धातु के पहले उपसर्ग और अंत में यह शेष रहता है। धातु के पहले उपसर्ग जुड़ा रहता है और अंत में यह शेष रहता है। तो ऐसे शब्द हमें ढूंढ करके लिखना है। देखिए ऐसे शब्द सबसे पहले ही लिखा हुआ है परिश्रम्य, इसमें परि उपसर्ग जुड़ा हुआ है धातु के पहले और अंत में यह है, इसलिए हम इसको लेप प्रत्यय में लिख देंगे। तो सबसे पहला उदाहरण हम लिख देंगे परिश्रम्य। उसके बाद देखिए उपार्जितवान, दापितुम, प्रस्थित, द्रष्टुम, विहाय। विहाय में देखिए वी उपसर्ग है और उसके बाद ये है, यानी कि इसमें भी लेप प्रत्यय है, तो हम इसको लिख देंगे विहाय। पृष्ठवान, प्रविष्ट है, और आदाय। आदाय में देखिए अंत में यह शेष है और उसके पहले उपसर्ग लगा हुआ है। धा धातु के पूर्व उपसर्ग और अंत में यह है, इसलिए हम आदाय को लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्रोशितुम, नियुक्त है, नीतवान, निर्णयतुम, आदिष्टवान और समागत्य। समागत्य में देखिए सम उपसर्ग है और अंत में यह शेष है, इसलिए हम इसको लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे कत प्रत्यय वाले उदाहरण, यानी कि ऐसे प्रत्यय जिसके अंत में तय शेष रहता हो। इसकी पहचान क्या है? अंत में तय, जैसे पृष्ठित है, इसके अंत में तय है। उसके बाद देखिए कौन सा उदाहरण है जिसमें तय है? प्रविष्ट है। प्रविष्ट के बाद देखिए प्रविष्ट के बाद लिखा हुआ है नियुक्त है, नियुक्त है, और इसके बाद है मुदित है। इन सभी के अंत में तय शेष है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा कत प्रत्यय। ऐसे ही कत्वतु प्रत्यय का उदाहरण पहचानने के लिए आपको अंत में याद रखना पड़ेगा वान। जिन जिन पदों के अंत में वान शब्द जुड़ा हुआ है वहाँ पर है कत्वतु प्रत्यय, जैसे उपार्जितवान, ठीक है। उसके बाद है पृष्ठवान, और पृष्ठवान के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नीतवान, ठीक है। नीतवान के बाद अगला जो शब्द है वह है यहाँ पर वान वाला आदिष्टवान, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। इसके बाद देखिए तुमुन प्रत्यय का उदाहरण हमें लिखना है। तो तुमुन प्रत्यय की पहचान है अंत में तुम शेष रहता है। किसी भी पद के अंत में अगर तुम शेष है तो वहाँ पर होगा तुमुन प्रत्यय। जैसे यहाँ पर अगर हम ढूंढ के लिखेंगे तो सबसे पहले है दापियतुम। दापियतुम में अंत में तुम शेष है, इसलिए यहाँ पर तुमुन प्रत्यय होगा। अगला उदाहरण वो है प्रष्टुम, इसमें भी अंत में तुम शेष है, और प्रष्टुम के बाद अगला जो उदाहरण है वो है क्रोशितुम, इसमें भी अंत में तुम शेष है। क्रोशितुम के बाद अगला उदाहरण हम लिखेंगे निर्णय तुम। निर्णय तुम में भी अंत में तुम शेष है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे निर्णय तुम। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने 4 प्रकार के प्रत्ययों का अध्ययन किया। लेप प्रत्यय, कत प्रत्यय, कत्वतु और तुमुन प्रत्यय, इन सभी को हमने पहचानना सीखा है। लेप प्रत्यय यानी कि जिस धातु के पूर्व में उपसर्ग और अंत में यह शेष रहता है वहाँ पर उपसर्ग, वहाँ पर लेप प्रत्यय होता है। और जिस धातु के अंत में तय शेष रहता है, जैसे पृष्ठित है, प्रविष्ट है, पठित है, चलित है, गच्छत है,
आदि वहाँ पर कत प्रत्यय होता है, और जहाँ पर वान शेष रहता है जैसे उपार्जित वान, पृष्ठवान आदि में कत्वत्व प्रत्यय होता है, और जहाँ पर तुम शेष रहता है पद के अंत में वहाँ पर तुम प्रत्यय होता है। इस प्रकार से हमने प्रत्ययों का ज्ञान किया। और इसके बाद में जो है अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 7। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तियत, यानी कि नीचे लिखे हुए वाक्यों को हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उनको हमें बहुवचन में बदलना है। जैसे सबसे पहले है स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। वह बस यान को छोड़कर पैदल चलने का निश्चय करता है। यहाँ पर करता है सह, इसको हमें सबसे पहले बहुवचन में बदलना है। तो सह का बहुवचन यहाँ पर हम लिख देंगे ते, है ना। और उसके बाद बस यानम को हम ऐसा कैसा ही लिख देंगे, विहाय को भी हम ऐसा ही लिख देंगे, पदातिरेव को भी ऐसा ही लिख देंगे, और गंतुम को भी ऐसा ही लिख देंगे, और निश्चयम को भी ऐसा ही लिख देंगे। अंत में जो कृतवान लिखा है इसका हम बहुवचन बना देंगे तो हो जाएगा कृतवंतः। ठीक, इसके बाद अगला है दूसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है चोरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्, यानी कि चोर गांव में नियुक्त एक राजपुरुष था। इस वाक्य को हमें बहुवचन में बदलना है। तो सबसे पहले जो चोर शब्द लिखा है वो है कर्ता, इसको हमें बहुवचन में बदलना है। तो चोरः का बहुवचन हो जाएगा चोराः। ग्रामे को हम ऐसा कैसा ही लिख देंगे। नियुक्तः का बहुवचन होगा नियुक्ताः। राजपुरुषः का बहुवचन यहाँ पर हम लिख देंगे राजपुरुषाः। ठीक है, और अंत में जो आसित शब्द लिखा है इसका बहुवचन शब्द हम लिखेंगे तो हो जाएगा आसन। इस प्रकार से पूरा वाक्य बन जाएगा चोराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन। ठीक, इसके बाद अगला जो वाक्य है वो है कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। यहाँ पर कश्चन जो शब्द है सबसे पहले हमें उसे बहुवचन शब्द बनाना है। तो कश्चन का बहुवचन शब्द होगा केचिद। ठीक, चोरः का बहुवचन हमने पहले भी लिखा है, चोरः का बहुवचन शब्द होगा चोराः। उसके बाद ग्रहाभ्यंतरम जो शब्द लिखा है उसको हम पूर्ववत लिख देंगे, सेम ऐसा कैसे ही उतार देंगे। और प्रविष्ट है जो शब्द लिखा है उस प्रविष्ट का बहुवचन पद बनेगा प्रविष्टाः। इस प्रकार से पूरा एक वाक्य बन जाएगा केचिद चोराः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः। ठीक है, इसके बाद अगला जो वाक्य है वो है हमारा यहाँ पर अन्येद्युः तव न्यायालये स्व पक्षम स्थापितवन्तो। अगले दिन दोनों ही न्यायालय में जाकर अपना अपना पक्ष रखते हैं। यहाँ पर अन्येद्यु को हम ऐसा कैसा ही उतार देंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो तव शब्द लिखा है वो है कर्ता दोनों। इस तव शब्द को हम बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे तो तव का हो जाएगा ते बहुवचन शब्द। न्यायालय और स्व इनको हम ऐसा कैसा ही उतार देंगे। ठीक है, और जो पक्षम शब्द लिखा है पक्ष का बहुवचन शब्द बनेगा पक्षान। तो हम यहाँ पर पक्षम का बहुवचन शब्द लिख देंगे पक्षान। और अंत में लिखा हुआ है स्थापितवन्तो। स्थापितवन्तो जो शब्द है वो भी द्विवचन है, इसको हमें बहुवचन में बनाना है तो हो जाएगा स्थापितवन्तः। ऐसे एक वाक्य पूरा क्या बन जाएगा कंप्लीट। अन्येद्युः ते न्यायालये स्व पक्षान स्थापितवन्तः। इस प्रकार से एक पूरा वाक्य बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी कि कोष्टक में दिए हुए पदों के निर्देश के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनके अंदर कोष्टक में जो निर्देश दिए गए हैं उनके हिसाब से हमें विभक्ति लगा करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे सबसे पहले लिखा है स निष्क्रम में बहिर्गच्छेत्। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है कोष्टक में निर्देश दिया गया है कि ग्रह शब्दे पंचमी, यानी कि घर शब्द में पंचमी विभक्ति लगाइए। तो ग्रह शब्द में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो ग्रह का पंचमी विभक्ति हो जाएगा यहाँ पर ग्रहात्। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में लिख देंगे ग्रहात्। ऐसे ही गृहस्थः आश्रयं प्रायच्छत्, निर्देश में दिया गया है अतिथि शब्दे चतुर्थी विभक्ति। अतिथि शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा अतिथये। ठीक है,
उसके बाद तव प्रति प्रस्थितो, दोनों की ओर चल दिए। यहाँ पर जो न्यायाधिकारीण शब्द लिखा है उसमें लगाना है द्वितीय विभक्ति, ऐसा निर्देश दिया गया है। तो न्यायाधिकारीण शब्द का द्वितीय विभक्ति होगा न्यायाधिकारिणम। वाक्य बन जाएगा तव न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितो। अगला रिक्त स्थान है चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इदम शब्दे द्वितीया, यानी कि इस रिक्त स्थान में हमें इदम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके लिखना है। तो इदम का द्वितीय विभक्ति होगा अस्मिन्। चोरस्य प्रबुद्धः अतिथि, इस रिक्त स्थान में हमें पादध्वनि शब्दे तृतीया, पादध्वनि जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो पादध्वनि जो शब्द है उसका तृतीय विभक्ति अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पादध्वनिना। पादध्वनिना हम यहाँ पर रिक्त स्थान में लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इस पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर आसानी से हल कर लेंगे। प्रिय छात्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।